वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना एडीओ का सेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम योजनाएं हमने स्टार्ट कर चुकी है। पहले के 4 सेशंस आ चुके हैं, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके विज़िट कीजिए और देखिए। वहाँ पे हमने मनरेगा और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, जिसको हम कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको कि पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से भी जाना जाता था। अब इसके प्रारंभ तारीख की बात करें तो ये नवा योजना है। तो इसको प्रारंभ कब किया गया? 20 नवंबर 2016 को चालू किया गया, लेकिन इस पे काम करना जो है 1 अप्रैल 2016 से ही चालू कर दिया गया था छत्तीसगढ़ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। लेकिन इसको प्रारंभ किया गया 20 नवंबर 2016 को। इसका पूर्ण नाम था इंदिरा आवास योजना, जो कि मैंने बताया। उद्देश्य था जितने भी बेघर परिवार हैं, जिनके घर कच्चे हैं, मतलब जिनके घर टूटे फूटे हैं, ऐसे परिवारों को यहाँ पे सुविधाएं प्रदान करना। जिनका घर कच्चा हो, एक कमरा वाला घर हो, ऐसा घर जिनके पास कच्ची छत हो, कच्ची दीवार हो, उनको यहाँ पे रखा गया है। अब इसका लक्ष्य जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि 2028-29 तक जो है यहाँ पे 3.32 करोड़, मतलब 3.32 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इसमें से मंजूरी मिली गई है 3.21 करोड़, 3.21 करोड़ को मंजूरी मिली है। अब पूर्व में 31 मार्च 2024 तक क्या है, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। 31 मार्च 2024 तक क्या रखा गया था लक्ष्य, कि सभी के लिए यहाँ पे आवास उपलब्ध कराएंगे। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ पे देखें तो जो भी 18 लाख से अधिक ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनको यहाँ पे पीएम आवास की स्वीकृति मिलना, और यहाँ पे 8.46 लाख से अधिक जो है 8.46 लाख से अधिक आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब ये वित्त पोषण कैसे किया जाता है? सामान्य राज्य में 60-40 का रेशियो दिया गया है, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का 60-40 का। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र में बात किया जाए तो 90-10 का यहाँ पे रेशियो रखा गया है। अब योजना की राशि जो है यहाँ पे कैसे मिलती है? सामान्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो राशि होती है, अधिकतम जो राशि होती है 1.47 लाख यहाँ पे मिलती है। और वहीं पे जो है इसको एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1.5 लाख के बीच, 1.5 लाख के आगे जो मिलता है 1.58 लाख। अगर बात करें 1.5 लाख जो है बीच का है, समझो 1.5 लाख से आगे अगर इसको मिले 1.58 लाख मिले तो ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए, और 1.5 लाख से कम मिले 1.47 लाख मिले तो यहाँ पे सामान्य क्षेत्र के लिए। अब ये कैसे दिया जाता है? पीएम आवास से जो है ये 1.20 लाख जो है यहाँ पे दिया जाता है। आवास के लिए सिर्फ घर बनाने के लिए यहाँ पे 1.20 लाख यहाँ पे दिया जाता है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 1.30 लाख यहाँ पे दिया जाता है। वहीं मनरेगा के तहत यहाँ पे काम की, अगर जैसे आवास के तहत जिसको काम करना है, अब घर बन रहा है, घर बनाने में जिसको यहाँ पे मजदूरी करना है, तो मनरेगा यहाँ पे जो है सामान्य क्षेत्र के लिए 90 दिन का काम देता है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 95 दिन का यहाँ पे काम देता है। शौचालय के लिए दोनों को 12-12 हज़ार मिलता है। मतलब यहाँ पे आवास के लिए अलग से मिलता है 1.20 लाख सामान्य क्षेत्र के लिए, और वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 1.30 लाख जो है ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए मिलता है। सामान्य क्षेत्र के लिए 1.20 लाख, और वहीं पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1.30 लाख जो है यहाँ पे मिलता है। वहीं शौचालय के लिए दोनों को 12,000 मिलता है। और अधिकतम जो है यहाँ पे, मतलब 1.5 लाख से कम जो मिलता है 1.47 लाख जो है सामान्य क्षेत्र को मिलता है, और 1.58 लाख जो है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र को मिलता है। अब घर की जो मतलब घर कितने मीटर का होना चाहिए? तो 25 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, जिसमें एक मतलब किचन हो, ऐसा स्वच्छ खाना बनाने के लिए एक रसोई कमरा हो, ऐसा घर होना चाहिए। ऐसा घर उनको बना के देना है 25 वर्ग मीटर का। अभी इसमें लाभार्थी कौन होंगे? ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिनको मतलब जनगणना के अनुसार देखा जाएगा, उनके जनगणना के मापदंडों के अनुसार यहाँ पे देखा जाएगा, और फिर उसको ग्राम सभा जो होंगे, ग्राम सभा के द्वारा इस सारी चीज़ों को सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन मतलब जो भी सच है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें उनकी देखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो राशि का भुगतान ये 4 किस्तों में होता है। जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ ये आवास का था 1.20 लाख, और 1.130 लाख जो है
ये किसके लिए था? ये जो था पहाड़ी क्षेत्र के लिए, सिर्फ आवास के लिए। मैंने 12,000 शौचालय के लिए एक्स्ट्रा बताया, और जो टोटल मिला के यहाँ पे होता है 1.47 लाख जो है सामान्य क्षेत्र के लिए, और 1.58 लाख जो है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आवास के लिए करेगा तो 120 लाख करेंगे सामान्य क्षेत्र के लिए, और वहीं पहाड़ी क्षेत्र के लिए 130 लाख। अब सामान्य क्षेत्र में जो है ये कैसे किस्त दिया जाता है? पहला किस्त जो है वो दोनों का डिफरेंट है, पहाड़ी क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र का। सामान्य क्षेत्र में 15,000 कम दिया जाता है और पहाड़ी क्षेत्र में 25,000 दिया जाता है। बाकी 3 किस्त दोनों की सेम है, 45 और 15,000 दोनों की सेम है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है राशि का भुगतान यहाँ पे किया जाता है। और जैसे कि अगर किसी को स्थायी आवास बनाना है तो स्थायी आवास बनाने के लिए लाभार्थी को मतलब 70,000 का यहाँ पे लोन दिया जाता है। 70,000 का यहाँ पे लोन दिया जाता है 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, इतना तो हमने देख लिया। अब इसमें कौन से परिवार जो हैं यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते इस आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन से परिवार जो हैं यहाँ पे अपात्र होंगे? तो ऐसे परिवार जिनके पास ऑब्वियस सी बात है पक्का मकान हो, 2 से अधिक कमरा हो। 2 से अधिक कमरे वाले परिवार भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। जिनके पास पक्का दीवार हो, पक्की छत हो, ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे। जिनके पास व्हीकल्स मतलब मोटरसाइकिल हो, 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, जैसे कि ऑटो वगैरह हो गया, ट्रैक्टर वगैरह हो गया, या फिर 4 व्हीलर हो गया, मछली पकड़ने की नाव हो, ये सारे लोग शामिल नहीं होंगे। जिनके पास जो खेती करते हैं ऐसी मशीन हो, या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो कि सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में हो, उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको नहीं मिलेगा। जिनके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, सिंचित भूमि हो, उनको नहीं मिलेगा। 2 या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक संचित भूमि हो, उनको नहीं मिलेगा। परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिनकी आय मतलब 10,000 से अधिक हो, उनको भी नहीं मिलेगा। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है कि अगर 5% यहाँ पे क्या है कि सरकार ने 5% अभी भी क्या किया है, ये चीज़ें जो है अपने लिए बचा के रखी हैं। क्यों बचा के रखी हैं? ताकि कोई एकदम से ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन आ जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाता है, जैसे कि सूखा आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, फ्लड हो जाता है, ऐसे समय पे उनको तुरंत पुनर्वास देना जो है, इसके लिए 5% जो है यहाँ पे योजना अंतर्गत बजट अनुदान का केंद्रीय स्तर 5% यहाँ पे आरक्षित रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, इसको मैं वैसे यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ। अब महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मैंने ये बताया कि मनरेगा के अंतर्गत या फिर नरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी जो है सामान्य क्षेत्र के लिए और 95 दिन की मजदूरी जो है यहाँ पे मिलती है। और अगर वहीं शौचालय बनाने के लिए अगर यहाँ पे मजदूरी की बात करें तो 90 दिन की मजदूरी का अनुदान यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे कौन से परिवार जो है यहाँ पे, हम इसके बाद देखेंगे कौन से परिवार इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे परिवार जिनके पास कोई भी कमरा ही ना हो, या फिर ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची दीवार हो, कच्ची छत हो, ऐसे परिवार यहाँ पे शामिल होंगे। या फिर ऐसे परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनके घर के कोई सदस्य ऐसे होंगे जो रक्षा में, अर्धसैनिक में, आर्मी में, फोर्स में, ऐसे उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्घटना हुई हो और वो मारे गए हों, तो विधवाओं को या फिर निकट संबंधियों के परिवार को जो है यहाँ पे पुनर्वास जो है, मतलब यहाँ पे पुनर्वास नहीं सॉरी आवास योजना के तहत यहाँ पे पात्रता मिलेगी। ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या फिर कैंसर से पीड़ित हो, ऐसे परिवार को भी यहाँ पे क्या मिलेगा, HIV से, कैंसर से, कुष्ठ रोग से, ऐसे परिवार को भी यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या मिलेगा, योजना का लाभ मिलेगा। जिनके घर में एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, मतलब एक बच्ची हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, ऐसे परिवार को, ट्रांसजेंडर को, तो ये सारे लोगों को यहाँ पे ये पात्र परिवार होंगे। अब लक्ष्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है? 60% जो होते हैं ये SC ST के लिए होते हैं। प्रत्येक राज्य को आवंटित लक्ष्य का 60% जो है निर्धारित किया जाता है। 60% यहाँ पे SC ST के लिए रहता है, 15% अल्पसंख्यक के लिए और 5% जो है यहाँ पे डिसेबल पर्सन के लिए, दिव्यांग जनन के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और भी जैसे योजना है ये हम देख लेते हैं, जैसे कि PM जनमन योजना, जिसको कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान भी कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ 15 नवंबर 2023 से
और इसमें जो है जो भी जनजाति समूह के परिवार है उनको यहाँ पे लाभ पहुँचाना इसका मेन उद्देश्य है। आर्थिक सहायता भी दी जाती है। 2 लाख रुपए प्रति इकाई लागत के पक्के आवास की सुविधा यहाँ पे 2 लाख रुपए के लागत के तहत जो यहाँ पे घर जो है इनको यहाँ पे आवास दिया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण इसको कहते हैं। तो इसका प्रारंभ हुआ 25 सितंबर 2023 को। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पे मेन ये इस योजना के तहत लाभ पहुँचाना है। अब इसका सामान्य क्षेत्र में सेम वैसे ही जैसे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का देखा 1,20,000 रुपये है, और पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और इसमें 2 चीज़ें और देखी, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान और मुख्यमंत्री आवास योजना। तो इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें क्रियान्वयन करना चालू हो गया था 1 अप्रैल 2016 से। इसका पहले नाम था इंदिरा आवास योजना। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी जिनके पास घर नहीं है, बेघर परिवार है या फिर जिनके पास कच्चे टूटे फूटे घर हैं उनको आवास देना। अब यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे 1,47,000 जो है टोटल किसको मिलता है? सामान्य क्षेत्र को। और वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 1,50,000 मिलता है, लेकिन आवास के लिए सिर्फ यहाँ पे 1,20,000 मिलता है सामान्य क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में ये आवास और टोटल अलग हो जाता है ना। तो आवास यहाँ पे कितना मिलता है? 1,20,000 मिलता है सामान्य क्षेत्र में, और 1,30,000 जो है पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। अब मनरेगा के तहत यहाँ पे मजदूरी भी कर सकते हैं। 90 दिन की मजदूरी जो है सामान्य क्षेत्र में, और 95 दिन की मजदूरी जो है पहाड़ी क्षेत्र में। 12,000 रुपये जो है यहाँ पे शौचालय के लिए भी मिलता है। अब घर का जो न्यूनतम वर्ग होगा वो कितना होना चाहिए? 25 वर्ग मीटर का होना चाहिए, 25 वर्ग मीटर का। और लाभार्थी को कैसे देखा जाएगा? जो भी जनगणना हुआ था 2011 के अनुसार उनका सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार देखा जाएगा, और फिर ग्राम सभा जो है इसमें सत्यापन करती है। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से परिवार जो है वो शामिल नहीं हो सकते? ऐसे परिवार जिनके घर में पहले से सरकारी कोई कर्मचारी हो, ऐसे परिवार जिनके पास व्हीकल्स हो, 2 पहिया 3 पहिया चौपहिया जिनके पास भी हो, या फिर कृषि उपकरण हो, कोई भी कृषि उपकरण मशीन हो, या फिर जिनके पास पक्की छत हो, पक्की दीवार हो। ऐसे परिवार जिनके पास घर हो ऐसा पक्का दीवार वाला, वो ऐसे शामिल नहीं हो सकते। 2 से अधिक कमरे वाले जिनके पास घर हो वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। इनकम टैक्स देने वाले भी शामिल नहीं हो सकते। 2 या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। अब 5% इसमें आरक्षित रखते हैं इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ताकि कोई भी अचानक से कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ गया जैसे कि आपदा आ गया, तो उसके लिए यहाँ पे पुनर्वास उनके लिए कर सकें, ऐसा इस योजना के तहत इसके लिए 5% आरक्षित रखते हैं। अब वहाँ पे नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि कौन कौन इसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र होंगे। तो पात्र वे लोग होंगे जिनके परिवार में से कोई एक जो है ऐसा कोई मारा गया हो जो कि रक्षा में हो, अर्धसैनिक हो, पुलिस बल में हो, ट्रांसजेंडर लोग इसमें शामिल होंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो वो इसमें शामिल होंगे, या फिर ऐसा परिवार जिसमें से कोई पीड़ित हो, HIV से रोगित हो, कैंसर या कुष्ठ रोग हो, ऐसे लोग इसमें शामिल होंगे। जिनके पास कोई कमरा ना हो ऐसे परिवार इसमें शामिल होंगे, और जिनके पास कच्ची छत और कच्ची दीवार हो ऐसे लोग शामिल होंगे। फिर लास्ट में हमने देखा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी योजना, और ये मुख्यमंत्री आवास जो कि 25 सितंबर 2023 से चालू हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मनरेगा का जो भी हमारा मनरेगा का जो भी हमारा क्वेश्चंस था। यहाँ पे 30 क्वेश्चन लगभग मैंने रखे हैं, 30 से कम है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण 1 वर्ष में कितने बार यहाँ पे करना होता है? तो ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए जो योजना बनी है मनरेगा के तहत वो यहाँ पे लागू हो रही है कि नहीं सही तरीके से, तो इसके लिए अब सामाजिक अंकेक्षण रखा जाता है। तो इस सामाजिक अंकेक्षण का जो है बैठक या फिर 1 वर्ष में कितने बार होता है? तो यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण जो है ये 2 बार होता है। नेक्स्ट है मनरेगा गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना कितने दिन पहले होना आवश्यक है? अब ये 2 बार होता है, तो 2 बार होना है, तो इसका जो जानकारी है ये कितने दिन पहले दिया जाता है? तो ये 7 दिन पहले होना चाहिए जानकारी।
नेक्स्ट है, यदि मनरेगा के अंतर्गत सभी रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाता है तो किसे जिम्मेदार माना जाएगा। तो अगर मनरेगा के अंतर्गत सभी रजिस्टर का जो है संधारण नहीं किया जाता है तो किसे जिम्मेदार यहाँ पे माना जाएगा। तो इसके ज़िम्मेदार जो होंगे सचिव और रोजगार सहायक जो है यहाँ पे इसके ज़िम्मेदार होंगे। ये क्वेश्चन रह गया था, कौन यहाँ पे, सचिव, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक यहाँ पे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत जो है सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा। तो यहाँ पे कौन करेगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्राम सभा। तो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण से देख लिया। ये 2 बार होता है, 2 बार सामाजिक अंकेक्षण होता है, एक बार में, ये बार मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, 2 बार सामाजिक अंकेक्षण होता है 1 साल में। और ये जो है इसका जो है इसको देखने वाला कौन है, मतलब यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत, तो यहाँ पे अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा, तो ये ग्राम सभा करेगा। और इसकी जो है सूचना हमको पहले कब मिलनी चाहिए, तो 7 दिन पूर्व जो है यहाँ पे हमको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत जो है नया काम प्रारंभ करने हेतु कितने व्यक्तियों का आवेदन होना चाहिए। तो अगर मनरेगा के अंतर्गत नया काम चालू करना है तो इसके लिए कितने व्यक्तियों का आवेदन होना ज़रूरी है। तो 10 परिवारों का जो है यहाँ पे आवेदन होना ज़रूरी है। कितने परिवारों का, 10 परिवारों का आवेदन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत अधिनियम के अधीन किस प्रकार के श्रमिकों को काम का अधिकार है। तो कौन से ऐसे श्रमिक हैं जिनको काम का अधिकार है। तो कुशल व्यक्ति होंगे, अकुशल व्यक्ति होंगे, अर्धकुशल कारीगर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकुशल व्यक्ति जो हैं इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को कार्य दिया जाना अनिवार्य है। तो विकलांग व्यक्तियों को कार्य दिया जा सकता है तो उनके क्षमता और अर्हता के अनुसार उनको काम दिया जा सकता है मनरेगा के तहत। ग्राम पंचायत में ऑडिट फीस कौन देगा। तो ग्राम पंचायत में ऑडिट फीस कौन देगा, यहाँ पे ग्राम पंचायत देगा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या फिर कोई भी नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्राम पंचायत देगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थान आरक्षित है। विकलांग क्या ऐसा है कि 100% अगर जैसे कि यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत जो है हमको काम देना है तो 60% क्या आरक्षित रखा गया है विकलांग के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, काम मिलेगा लेकिन आरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ पे आरक्षित नहीं है, उनके अर्हता के हिसाब से उनको काम मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जन सुनवाई की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाएगी। तो जन सुनवाई की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाएगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 दिन पूर्व। ठीक है, 15 दिन पूर्व यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत अगर अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना कितने दिनों में उपलब्ध कराई जानी है। तो यहाँ पे किसी के द्वारा अगर मांगी गई कोई सूचना है तो उसको कितने दिन में उपलब्ध कराई जानी है मनरेगा के तहत। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 दिन पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ में जन सामान्य हेतु स्थापित टोल फ्री नंबर। तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1800-233-2425। ठीक है, तो यहाँ याद रख सकते हैं 23-24-25 इसका टोल फ्री नंबर है। और इसी को हेल्पलाइन नंबर भी कहेंगे, किसको, 1800-233-2425 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में किस स्तर का अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का जो है यहाँ पे अवार्ड मिलता है। किस स्तर का अवार्ड मिलता है, राष्ट्रीय स्तर का। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो महात्मा गांधी इसमें मनरेगा के तहत किनको अवार्ड दिया जाता है, तो पंचायतों को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत योजना में अवार्ड के लिए कितने जिले जो हैं यहाँ पे कितने जिले होने चाहिए। तो यहाँ पे योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य से 3 जिले जो हैं अवार्ड के लिए यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट है, मनरेगा में अवार्ड के लिए नामांकित टीम का प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे अगर अवार्ड मिल रहा है तो उस टीम का प्रमुख कौन होगा। तो उस टीम का प्रमुख जो है यहाँ पे CEO जनपद पंचायत जो है यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ यार,
सॉरी बाय मिस्टेक ये आंसर नहीं होगा, इसमें हो जाएगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इसका सही आंसर हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में अवार्ड के लिए नामांकित टीम का सहयोगी कौन होता है। तो अगर हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, अगर बाई चांस जल्दबाजी में यहाँ पे मैं कोई भी आंसर गलत ले रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप वो चीज़ें बता सकते हैं, मैं पिन डाउन कर दूँगी अगर आपका आंसर जो सही हुआ तो, ठीक है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड के लिए नामांकित टीम का सहयोगी कौन होता है। तो यहाँ पे सहयोगी कौन होता है, यहाँ पे ग्राम पंचायत भी होता है, जनपद पंचायत भी होता है, लाइन डिपार्टमेंट भी होता है। मनरेगा के तहत योजना में पुरस्कार हेतु नामांकन का स्तर क्या होगा। तो ना यहाँ पे नामांकन का स्तर क्या होगा, अगर मनरेगा के तहत जो है योजना में पुरस्कार हेतु नामांकन का स्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो स्तर होगा वो जिला स्तर भी होगा, राज्य स्तर भी होगा, केंद्र स्तर भी होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में किस स्तर का अवार्ड दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया राष्ट्रीय स्तर का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड समारोह किस दिन आयोजित किया जाता है। तो ये किस दिन आयोजित किया जाता है, 2 फरवरी को, जिस दिन मनरेगा का स्टार्टिंग था वही। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में राज्य अपना नामांकन किसे प्रेषित करता है। तो यहाँ पे किसे प्रेषित करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CEO जनपद पंचायत को। सॉरी यार, फिर से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मनरेगा के ज्वाइंट डायरेक्टर दिल्ली को, जनपद पंचायत तो होगा नहीं, पंचायत सचिव तो होगा नहीं, ये मिस्टेक जल्दबाजी के चक्कर में, तो मनरेगा के ज्वाइंट डायरेक्टर दिल्ली को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पुरस्कार के लिए नामांकित होने की प्रक्रिया क्या है। तो इस योजना में पुरस्कार के लिए नामांकित होने की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पे किए गए कार्य के पूरे ब्यौरे सहित आवेदन दिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नामांकन की प्राथमिक जांच कहाँ की जाती है। तो प्राथमिक जांच जो होती है ये होती है मनरेगा डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में राज्य स्तर पर नियुक्त समिति के सदस्य किन क्षेत्रों के होते हैं। तो कौन से क्षेत्र के होते हैं, तो ये यहाँ पे प्रशासन के भी होते हैं, मीडिया के भी होते हैं, तकनीकी शिक्षा के भी होते हैं। तो यहाँ तक हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर जल्दबाजी में मैंने कोई भी MCQ का आंसर गलत पॉइंट आउट किया है तो वो प्लीज़ आप ज़रूर कॉमेंट में बता सकते हैं। और अगर कोई और एडवाइस देना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी बता सकते हैं। कोई और वीडियो भी चाहिए, मैं ज़्यादातर बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी, यहाँ पर लेके आती हूँ। तो अगर वो चीज़ें भी चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।